चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर इसको नहीं बोलूंगा मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जेई एडवांस में नहीं है सिलेबस में, जेई मेंस के सिलेबस में है, सीईटी के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट छोटा सा है, क्वेश्चन इसके जेई मेंस में कभी कभी पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बहुत कम है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आगे की फिजिक्स के लिए बहुत जरूरत है, तो सीख लेते हैं। एक लेक्चर से भी कम का ही है ये, ठीक है। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम तो सुना होगा बहुत जगह, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से लेके मॉडर्न फिजिक्स में हर जगह। यस। क्या होता है ये? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बताओ, पढ़े होगे तुम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये सब में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस। तारिक खान, नीट में भी है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोलो। अरे पढ़ा है ना सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये सब कुछ कुछ तो पता होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बट इन जनरल क्या है कि जो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मोशन है, जैसे चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज विथ यूनिफॉर्म मोशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और चार्ज विथ एक्सिलरेटेड मोशन ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम है, एक लेक्चर का ही है, 2 घंटा बहुत है इसको समझने के लिए, मैं थोड़ा आपको फंडामेंटल से सिखाता हूँ, बेसिक से सीख लोगे तो मजा आएगा, नहीं तो काम चलाने लायक तो 10 मिनट का काम है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखो, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि समझो कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर बाद में, पहले ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट समझो। एक कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर को जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे चार्जिंग स्टार्ट होगा। हाँ सर। है ना, तो स्विच क्लोज किया, चार्जिंग स्टार्ट हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक इस पोर्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा, यस। जब तक पूरा चार्ज नहीं हो जाता है ना। हाँ सर। तो इस करंट के फ्लो के कारण जो कैपेसिटर प्लेट के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निडल 1 में, इसमें जो डिफ्लेक्शन है ये तो समझ में आ रहा है, इस करंट के कारण है। हाँ। लेकिन दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी अगर मैग्नेटिक निडल रखोगे तो देखोगे कि इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। आश्चर्य की बात यह है कि इस रीजन में एक्चुअल में कोई करंट नहीं है, नहीं। तो बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। हाँ। हाँ। है ना, तो ये जो बिना फील्ड के मैग्नेटिक निडल इसमें आपको दिख रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है। हाँ। या रादर उल्टा ऐसा कहते हैं कि इस कैपेसिटर प्लेट, ऐसे समझो, सब लोग समझना, फंडामेंटल एकदम बेसिक से सिखाता हूं। ये कैपेसिटर प्लेट है, ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, एकदम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इस रीजन में दोनों प्लेट के बीच में
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर होगा। यस सर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ होता है, पढ़े हो सब लोग? हाँ सर पैरेलल पेपर। यस। अच्छा, तो ये जो कुछ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब तक ये चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है तब तक तो कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज टाइम के साथ चेंज करेगा, हाँ हाँ है ना? एकदम ध्यान से समझना, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, समझना। इसमें चार्ज क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, ये टाइम का फंक्शन होगा, होगा? यस सर। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी टाइम का फंक्शन होगा। यस सर। हाँ सर। और यही जब कैपेसिटर प्लेट पूरा चार्ज हो जाता है तब ये मैग्नेटिक निडल में, निडल 2 में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। हाँ सर। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। कैपेसिटर प्लेट जब पूरा चार्ज है तो उस समय मैग्नेटिक निडल 2 में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जब कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो रहा है तब मैग्नेटिक निडल 2 में डिफ्लेक्शन है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट is due to changing electric field between the plate, that is charging of capacitor। बराबर सर। इतना तो कह सकते हैं ना? हाँ चलो, तो इस एक्सपेरिमेंट से इतना कह सकते हैं, तो इसका आउटकम मैं लिख देता हूं। ये फंडामेंटल चीजें बुक में ढूंढोगे थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जितना समझाता हूं उसको समझो। इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, then there is no deflection in needle 2 is recorded। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग during charging or discharging of capacitor, magnetic field between plates is recorded। ये बात समझ आई? ये एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और थोड़ा और फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। यस। ये जो ऑब्जर्वेशन था मैक्सवेल का, यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहानी स्टार्ट होता है। जल्दी से इसको 2 मिनट में कॉपी कर लो।
Done, sir. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute, sir. Sir, एक minute. Orange में link भेजना रोक दिया। Done, sir. No, sir, 1 minute. हो गया? No, sir, no, sir. हो गया सर। हो गया? हाँ सर, हाँ। अब देखो, एकदम मत लिखना, ध्यान से सुनो। एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। एम्पियर्स लॉ से मेरे पास था, आई मीन लाइन इंटीग्रल ऑफ B dot dl is equal to mu naught times करंट इनक्लोज्ड, ऐसा था। हाँ एम्पियर्स लॉ सर। यही था ना, ऐसा था। हाँ सर। अब तो जो निडिल 1 है हमारा, निडिल 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये वाली कहानी चलेगी। बट निडिल 2 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो निडिल 2 में अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैं कैसे लिखूंगा, बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से समझना सब लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E dot DA. ई डॉट DA. DS। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। हाँ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes. यस। तो यहाँ से एक चीज समझो सब लोग, तो चलो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। सो जो d5 बाई dt होगा, d5 मतलब फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स dq बाई dt होगा। हाँ सर। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस dq बाई dt इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d बाई dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? Yes sir. ध्यान से समझना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ करंट। यस।
चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये एक करंट हो गया। तो ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो करंट होता है, ये एक नया टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में चार्ज का कोई फ्लो हो ही नहीं रहा है, चार्ज तो है ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, बट एक्चुअल में चार्ज का फ्लो तो हो ही नहीं रहा है ना। हाँ सर। तो दो तरह के करंट होते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। एक ये वाला जो करंट है, जो कि वायर 1 में है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 में है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। और ये जो आपको करंट नीडल वन में ना, क्या, नीडल वन में ना। हाँ निडल 1 में जो नॉर्मल करंट अभी तक पढ़ते आ रहे हो, वो सब है कंडक्शन करंट। और ये जो आज एक नया करंट देखा ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो जब इन दोनों बात को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन किया इसने एक्चुअल में मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने इस लॉ को, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, उसको थोड़ा चेंज किया और कहा कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ऐसा है। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ होगा कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट IC और डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा हो जाएगा B डॉट dl। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, इसमें जो सेकेंड वाला करंट का कंपोनेंट आया, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हाँ सर। हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे, अब इसका नाम दे देते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आया? हाँ सर। तो आज हम लोगों ने एक नया करंट सीखा, which is not due to flow of charge particle, but it is due to change in electric field। आई बात समझ में? हाँ एकदम दिमाग से बैठा लो। करंट दो टाइप के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये हाँ। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझा? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो। सो फाइनली हमारे पास क्या क्या है देखो। हमारे पास एक तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है, वहां से हमारे पास एक इक्वेशन हो गया कि देखना ध्यान से, लाइन इंटीग्रल ऑफ EDL इज इक्वल टू -d∅dt। हाँ या ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ये वाला इक्वेशन कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? F मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे -d∅dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हाँ सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। हाँ सर। और दूसरा हमने देखा अभी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों को मिला के ये दोनों इक्वेशन हुआ। हाँ सर। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया? डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से। हाँ और ये इक्वेशन कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो PMI में इक्वेशन बी कैसे है, रिपीट कर सकते हैं? इक्वेशन भी तो ऊपर ही था ना, ये वाला पार्ट, अच्छा वही। मॉडिफाइड एम्पियर्स। हाँ हाँ सर। होगा ऐसा? हाँ सर। यस सर। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ध्यान से समझना सब लोग, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल काम है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो तुम लोग? हाँ यस सर। सर। तो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इतना तो पक्का है कि इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हाँ है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर डिराइव कैसे करते हैं ये आपके लिए मतलब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग तो केवल वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे हो ना। लेकिन डिराइव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको समझना जरूरी है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर, बट हाँ उसको उसका इंटरप्रिटेशन समझ जाओगे तुम लोग। इन दोनों को हम समझेंगे, कोई एक साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड हमें मिलेंगे जो दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक अगर y में है तो दूसरा z में, एक x में है तो दूसरा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के पेयर में मिलेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो इससे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नेचर ऑफ इक्वेशन वो कुछ ऐसा है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड y में मिल गया तो EY इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ, जो नॉर्मल वेव का इक्वेशन होता है, ओमेगा। तुम लोग वेव मैकेनिक्स में कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्म पढ़ते हो? T-x/c कैसा वाला? सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 वाला सर। अच्छा, तो उस फॉर्म में अगर पढ़ते हो, बहुत फॉर्म होता है ना लिखने का, देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ सर, कॉस के फॉर्म में भी लिखते हैं। मैंने कॉस नहीं, इसमें भी kx लैम्डा वैम्डा भी लगा के हाँ सर, ओमेगा टी माइनस के हमारे फॉर्म में लिखूं तो ओमेगा T-x अपॉन स्पीड ऑफ वेव c। हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस में आपको मिलेगा B0
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ये दो सेट ऑफ इक्वेशन आपको मिलेगा इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से। ये दोनों सेट ऑफ इक्वेशन मैं को समझाता भी हूँ कि कैसे, मतलब इक्वेशन डिराइव नहीं करोगे बट समझ पाओगे कि ऐसा कैसे है। इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन से जो हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, these two differential equations of time varying electric field and magnetic field in mutually perpendicular directions. In mutually perpendicular directions. ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फंडामेंटल इक्वेशन है। नाउ से लिखना है ना? हाँ सर। जल्दी इसको लिख लीजिए। सर डन। एक मिनट। हाँ सर, हो गया।
सर हो गया। सर बोले 1 मिनट। अब बोला ना मैंने, लिख लो, किसी ने 1 मिनट बोला इसलिए रुका हूँ। हो गया सर। No, sir, 1 minute. हो गया होगा। हाँ सर। चलो। Yes, sir. अब ध्यान से इस कहानी को समझो। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देता है, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। यस सब लोग समझो, ये क्यों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आया। इक्वेशन चेंज भी हो तो चलेगा, बट समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा था एक्स में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन आया है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो जेड में ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे भी इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ सर। होता है। यस ये जो हम लोग पढ़े थे, फंडामेंटल लॉ, बायट सावर्ट लॉ, आइडियल क्रॉस, याद है ना? B इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल मतलब करंट के तो परपेंडिकुलर ही फील्ड होता था। हाँ सर तो कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन और मैग्नेटिक फील्ड वाला लाइन तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। हाँ। चलो, ये हुआ एक कहानी। दूसरी कहानी इसमें समझो। तो ये जो है अच्छा, वेव का डेफिनेशन क्या पढ़े हो तुम लोग? वेव किसको कहते हैं? क्या? वेव्स किसको कहते हैं? बोलो कोई, वेव क्या है? बोल तो सही, पूरा वेव मैकेनिक्स पढ़ लिया, वेव क्या है? अरे Sir, displacement of particles from हाँ main सर position. प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल। बट हाँ सर। कहाँ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल होता है? सर प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल। हाँ सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोपगेशन ऑसिलेशन। ऑफ पार्टिकल कहाँ होता है? मैं बोलता हूँ तो कौन सा पार्टिकल प्रोपगेट होके यहाँ से तुम्हारे यहाँ पहुंच गया, तो तुम सुन लिए? डिस्टर्बेंस है ना मीडियम। कैसा डिस्टर्बेंस? सर डिस्टरबेंस प्रोपगेट होता है पार्टिकल। अरे पहली बात तो मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिना मीडियम के भी तो वेव चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वन सच गुड एग्जांपल है। तो मीडियम वर्ड तो दिमाग से हटाओ। हाँ, एनी डिस्टरबेंस, ध्यान से सुन लो हमेशा के लिए, दुनिया का कोई भी वेव यही है,
any disturbance any disturbance which can carry energy or momentum or both along with it is called a wave. तो कोई भी डिस्टरबेंस जो अपने साथ एनर्जी को या मोमेंटम को या दोनों को कैरी करके ले जाए उसको हम लोग वेव कहते हैं। क्लियर है? सर। है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर चेंजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ये स्पेस में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इस डिस्टरबेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अभी तक ये जितना कुछ मैंने बताया इसमें कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम तो मैंने लिया ही नहीं अभी तक कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम लिया है मैंने? नहीं ना। नहीं डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट बताया और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करता है तो एक दूसरे से लिंक है वो बताया। अब ये बताने के बाद आता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन स्पेस में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। जो डिस्टरबेंस एनर्जी को ट्रांसफर करता है, उस डिस्टरबेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्लियर होगा? हाँ sir. सो फंडामेंटली अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन बताते हैं। Electromagnetic wave a set of mutually perpendicular time varying electric and magnetic field produces a disturbance in a space which is capable of carrying energy along with is called an electromagnetic wave. क्लियर है? यस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुक वगैरह में देखोगे स्टार्ट यहाँ से होता है, बट इसका ओरिजिन कहाँ है, क्यों होता है, इसके लिए मैंने वो पीछे की बातें बताई आपको, है ना। अब एनर्जी किधर ट्रांसफर होता है, कैसे होता है वो देखो। तो सपोज जो ऊपर हम लोगों को मिला, ये नहीं, जो ऊपर हम लोगों को इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन में देखोगे तो वो इक्वेशन क्या है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एसएचएम का ही इक्वेशन है, यस एक वाई में और एक जेड में, सॉरी, एसएचएम का ही इक्वेशन है। हाँ सर मतलब मीडियम में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है साइनोसॉइडली। मतलब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये हमारा वाई, ऊपर में देखो तो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था शायद, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई। तो वाई डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, और एक्स डायरेक्शन में, नहीं सॉरी जेड था ना, जेड हाँ, में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इसमें समझ रहोगे कि जेड कैसे है, तो यहां से समझो ये जेड है, इस एरो से, ये वर्टिकल ऊपर नीचे नहीं है। हाँ सर समझे। तो ये जो ब्लू वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक अलग प्लेन है, और ये जो रेड वाला है वो अलग प्लेन है। मतलब ये एक्स एक्सिस का लाइन है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, समझ रहे हो? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई में है, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, समझा सर। और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जेड में है, मतलब आगे पीछे। आई बात समझ में? यस। हाँ सर। और एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है इस एक्स डायरेक्शन में, है ना? अच्छा, अब खुद बताओ, ध्यान से समझना, ई है वाई में मतलब जे कैप में, बी है जेड में दैट इज के कैप में, और एनर्जी जा रहा है एक्स में, तो आई कैप कहां से मिलेगा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलेगा, हाँ सर। मिलेगा। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो मैं E क्रॉस बी करूंगा तब मिलेगा, या बी क्रॉस ई करूंगा तब मिलेगा? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी मिलेगा। हाँ सर, हाँ। वेरी गुड। तो ये जो E क्रॉस बी का डायरेक्शन है, एक नई चीज डिफाइन हो गई यहाँ पर कि E क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। सर एक्स क्या हुआ? कुछ नहीं सर। हाँ, तो यहाँ अब मैं क्या बता रहा हूँ, हमेशा वाई जेड रहेगा जरूरी नहीं है, कोई भी दो परपेंडिकुलर हो सकता है ना। हाँ सर। हाँ इन सर। जनरल E क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। इसका पॉइंट वाला नहीं, पॉइंटिंग, POY, है ना? हाँ सर। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में मतलब आगे की सारी फिजिक्स यहीं से आती है, बट ठीक है वो तो बाद में देखेंगे। ये एक नया वेक्टर मिला, पॉइंटिंग वेक्टर, जो डिफाइन किया जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी तक नॉर्मल जो फिजिक्स पढ़े हैं उसके हिसाब से उसको डायरेक्शन को वेक्टर में लिखने का कोई मीनिंग है नहीं। तो अब थोड़ा हाई लेवल फिजिक्स पे आते हैं, वहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जिससे डिनोट करते हैं दैट वी कॉल इट एज अ पॉइंटिंग वेक्टर, है ना? हाँ हाँ सर। सर। सर वो म्यू नॉट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं उसको अब लास्ट अभी में? अभी पता, 2 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ये एक सर वो वेक्टर का डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है वो बताएगा। ओके। ओके। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो c होगी, वो स्पीड हमेशा, एक सेकेंड होल्ड करो, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो हमेशा आपको मिलेगा 1/√μ0 E0। अच्छा, उसका डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ, रुक जाओ देख लेते हैं। चलो एक चीज दिखाता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। सर वो 3 × 10⁸ हाँ हाँ, वो तो वैल्यू होता है उसका।
ये जो एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है, ध्यान से समझना, चलो यहीं से शुरू हो जाएगा। ये जो एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है, इसमें जो एनर्जी स्पेस में है वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। फिर से सुनिएगा, डिस्टर्ब वेव क्या है? डिस्टरबेंस है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इस केस में कैसा डिस्टरबेंस है? तो जो एनर्जी को अपने साथ ले जा रहा है। तो स्पेस में जो एनर्जी जा रही है, उस स्पेस में एनर्जी है कितनी? तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी भी है और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अगर देखेंगे, ध्यान से देख, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हाँ सर। हाँ Yes. सर। तो अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक, लिखना मत अभी, अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा? ई नॉट अपॉन बी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ई नॉट और बी नॉट का रेशियो है, ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इस रेशियो को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इज अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन ई नॉट। मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार फिर से, इन जनरल स्पीड is equal to amplitude of electric field upon amplitude of magnetic field। अगर स्पेस में है तब तो उस स्पेस का म्यू और एप्सिलॉन कुछ होगा, मीडियम में है अगर तब, समझ रहे हो? हाँ सर। और अगर स्पेस Not. में है तो ये जो स्पीड सी होगा विच इज ई नॉट अपॉन बी नॉट, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगी। दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो यही आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हो। ठीक है? हाँ सर। इस कहानी का हाइपोथेसिस क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी या एनर्जी इन स्पेस, energy in space is equally distributed in electric and magnetic field। एकदम एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाए तो कहानी फिर से बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा उधर एनर्जी जाएगा, नंबर 1। वो जो एनर्जी जाएगा उसी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, नंबर 2। नंबर 3, वेव का डायरेक्शन, वेव में एनर्जी के प्रोपगेशन का डायरेक्शन कौन बताता है? तो पॉइंटिंग वेक्टर बताता है। नंबर 4, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पेस में है वो कैसा है? तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी को हमने इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने के बाद देखा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। समझ आया? हाँ सर। फटाक से इसको कॉपी कर लो। फॉर्मूला के नाम पर एक यही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है।
सर एस पॉइंटिंग वेक्टर है ना? हाँ, एस को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ ठीक है। चलो देखो इधर। टोटल एनर्जी प्रोपगेटेड with an electromagnetic wave। तो अभी हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इक्वल रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी ऐसी होगी। हाँ सर। दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ई और बी दोनों साइन का फंक्शन है। यस सर। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई को हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, कुछ ऐसा। और 1/2 म्यू नॉट, इसको भी लिखेंगे बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, कुछ ऐसा। यस सर। अच्छा, तो एवरेज वन साइकिल में देखोगे, ये तो टाइम का फंक्शन हो गया ना। तो अगर एवरेज एनर्जी आप देखो तो साइन और कॉस दोनों का एवरेज वन साइकिल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1/2 आता है डेफिनेटली में। साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को अगर एक पीरियड में इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू 1/2 मिलेगी। हाँ सर। इतनी बार एसी में भी देखा है। तो ये जो एवरेज वैल्यू आएगी ऐसा कुछ होगा 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, होगा ऐसा कुछ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो टोटल, और ये दोनों मतलब हाफ हाफ में इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, दोनों में से कुछ भी। यही होगी एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में? सर वो 1/4 वाला एक बार बताना फिर से। अरे साइन स्क्वायर थीटा का 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 मिलेगा। हाँ तो अच्छा, ये तो 0 से टाइम का फंक्शन है, एक पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एवरेज भी 1/2 मिलेगा, इसका एवरेज भी 1/2 मिलेगा। ओके सर। और एक 1/2 पहले से है तो 1/4 हो जाएगा। समझ आया कुछ? यस सर। पक्का? पक्का। तो ये हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ऐसा बोल सकते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको जिस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं। 3 फॉर्मूला बताए, एक ये सी वाला फॉर्मूला, 2 और एक अभी बताता हूं, और एक फॉर्मूला और। एक दूसरा टर्म है इंटेंसिटी, किसको कहते हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ सर, पावर डिलीवरी। तो ये तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ना। हाँ सपोज कोई भी किसी सिलिंड्रिकल रीजन में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रहा है, मान लो, ध्यान से समझिएगा। सिलिंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रीजन का मान लो एस है। ध्यान से सुनना, बहुत वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक एस है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रहा है, ये ईएम वेव का डायरेक्शन है। तो कोई अगर इंटेंसिटी पूछेगा, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, समझना ध्यान से। तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इस सी लेंथ में जितनी एनर्जी होगी वो प्रोपगेट हो जाएगी। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है सी मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। हाँ सर। बराबर। मतलब सी मीटर लेंथ के वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है
उतनी ही एनर्जी पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रही है। हाँ सर। बराबर। बराबर है। तो हाँ हमारा सर। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, हाँ सर। तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज सी इंटू एस। हाँ सर। यस सर। आप समझे मेरी बात। हाँ सर, वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड कर दिया एवरेज। ये टोटल एनर्जी हुई, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हुआ मेरा। ये जो टर्म हुआ, ये जो हमने लिखा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा ना, हाँ, तो टोटल। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मुझे मिला एनर्जी पर यूनिट टाइम। बराबर सर। अच्छा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कर देंगे इंटेंसिटी के लिए, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज C इंटू S डिवाइडेड बाई S। हाँ सर। हाँ सर। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू C, तो यहां से मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C, और B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू C। इसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। अब मैं ढूंढ ढूंढ के जेई में जितने क्वेश्चन पूछे हैं सब मैं कराने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप लोगों से होता है या नहीं। बाकी वो सब थोड़ा पढ़ लेना, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम रहते हैं, किसको क्या ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, विजिबल रीजन से लेके रेडियो वेव, ये सब जो होता है ना, हाँ सर। जो हर बुक में केमिस्ट्री फिजिक्स सब में रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, उसमें सिखाना कुछ नहीं, रटने का है किसका वेवलेंथ ऊपर है किसकी फ्रीक्वेंसी नीचे है। तो एक आध ऑब्जेक्टिव कभी पूछ दे तो पूछ दे। सर बोलिए। सर वो लॉजिक गेट्स आएंगे क्या मेंस में? पूछता बोर्ड में तो पूछता है। सर एमएससीईटी के लिए भी है ना? क्या जो सीईटी रहती है महाराष्ट्र की, उसके लिए भी है ना? सीईटी में पूछेगा, सीईटी और बोर्ड में पूछेगा, बाकी कभी पूछेगा नहीं। हाँ सर। कभी मेरा क्या है, कोई फुर्सत में इसी तरह चलता रहेगा, अभी से लेके तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं होता कुछ कुछ तो पढ़ाता ही रहूंगा, किसी दिन वो भी पढ़ा दूंगा, इसमें क्या है। एससी वर्मा में एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखा है। हाँ सर। वो मतलब वैसे मोर देन सफिशिएंट है, उतनी की जरूरत नहीं है, बट चाहो तो कर सकते हो। मन करे तो एक बार उसको कर लेना, 1 गो का काम है। ये सब मुफ्त के नंबर हैं एक्चुअली, कभी पूछ दिया तो ये मुफ्त के नंबर है, बाद में अफसोस होगा रे क्यों नहीं किया। हो गया। हाँ सर।
आगे बढ़े। Yes. चलो एक क्वेश्चन मिला No, sir. 1 minute. जो जेई मेंस में 2018 में पूछा है। जैसा क्वेश्चन है ठीक वैसे ही देता हूँ, कोशिश करो करने का। हुआ? Yes, sir. हो गया. ये देखो जेई मेंस 2018 में पूछा है, जैसा है ठीक वैसा ही दिया हूँ, कोई इसमें चेंज नहीं, कोशिश करो।
Done, sir. हो गया? हाँ सर, क्या आंसर आया? 1/40। कैसे? सर वो सेकंड का वेलोसिटी निकाला और फिर वो 1/√μ0 इक्वेट। सेकेंड का वेलोसिटी कितना है? c/2। c/2। और फर्स्ट का? c। c। वेरी गुड। तो वेलोसिटी का रेशियो मिल गया। हाँ हाँ वेरी गुड। सो v1 हमें c मिला और v2 हमें c/2 मिला। अब बताओ। सर, फिर वो 1/√μ0 εo1 = 1/2 into 1/√ε0 into ε02 into μ। आया सबको समझ में? नहीं सर। v क्या होता है? 1/√μ और एप्सिलन, म्यू इंटू एप्सिलन, इसी का रेशियो होता है। हाँ सर। है ना? तो इस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड c है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा c/2 है। यस। ठीक है। और लिखा है द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, मतलब म्यू के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ पक्का? हाँ सर। तो v1 में ये μ0 था, जो भी था, समझ गए ना आप लोग? हाँ सर, वो म्यू तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। है ना? तो μ0 में कोई चेंज नहीं हुआ, जो था वही है। तो v1 v2 का रेशियो अगर, तो यहां से देखोगे v1/v2 का रेशियो 2 है ना? यस। और ये क्या होगा? √ER2/ER1 का रेशियो। यस। हाँ सर। तो ER2/ER1 ये कितना हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर, डी ऑप्शन। आया समझ में? सिंपल था। हाँ सर। तो ये Yes. सब क्या है कि पूछा जाए अगर तो मुफ्त के नंबर होते हैं। देखने में वो बड़ी बड़ी बातें लगता है, कुछ तो बहुत हाई फाई फिजिक्स है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और करते हैं। एक और डिस्प्लेसमेंट करंट वाला एक देता हूं। क्या कब क्यों नहीं होगा? अच्छा एक सेकेंड रुकना। अभी जब तक खुल रहा है तब तक एक दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूँ।
एक ये देखो तो सिंपल फॉर्म में है, फंडामेंटल समझने के लिए। कंट्रोल वी, क्या क्वेश्चन होता है सिंपल है, बट ये सब देख के ना लोग डर जाते हैं, कोई बहुत बड़ा फिजिक्स है, ऐसा नहीं है, सिंपल सा है। कोशिश करो एक बार। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश करो तो।
बोलो, आया कुछ? अबे मारूंगा अगर नहीं आया तो। Sir, EA upon 2 epsilon naught r e raised to the power minus t by r. हाँ, कुछ ऐसा होगा लंबा, चलो देखते हैं। खुद हाँ बताओ। सर, कुछ हाँ देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम लोग खुद बता दोगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसने a/2 एरिया में पूछा है हमसे ना। हाँ तो जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू a/2 होगा, परपेंडिकुलर एरिया a/2। समझ रहे हो ना? हाँ सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा a/2, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? q नॉट इंटू चार्जिंग, आरसी चार्जिंग सर्किट है तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ऐसा होगा। यस सर। यस तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है देखो ऊपर। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे हाँ एप्सिलॉन नॉट इनटू Electric. एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी। एप्सिलॉन नॉट Phi by इंटू डी dt. फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट, यही मुझे चाहिए ना। हाँ यस सर। तो इसके लिए मुझे डी फाइव बाई डी टी जानना होगा ना। तो डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो ये क्यू एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई आर सी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। यस सर। यस सर सिर्फ करंट पूछा है ना, तो म्यू नॉट थोड़ी है। क्या? फाइंड द प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट। है ना। हाँ सर। सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है ना। यस थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से कोई करंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्शन करंट नहीं है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर सी, सी का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, माइनस टी अपॉन आर सी। यस एप्सिलॉन नॉट गया, म्यू नॉट क्यू, क्यू कहाँ से आ गया? क्यू नॉट, अच्छा। क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को सी वी लिख देंगे फिर। हाँ यस सर सर। म्यू नॉट नहीं आएगा ना सर। क्यों हाँ नहीं सर। आएगा? करंट में एप्सिलॉन करंट नॉट। पूछा है ना, वो तो अच्छा, हाँ, सर्किट हाँ, है। हाँ, हाँ मेरा- सॉरी सॉरी, म्यू नॉट नहीं आएगा, करंट है ना, तो म्यू नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखें, क्यू नॉट को सी इंटू वी लिखेंगे। वी मतलब ईएमएफ ई लिखा हुआ है शायद। हाँ सर। तो ये सी सी को भी हटा दो, तो फाइनली आंसर इज E/2R e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये मेरा आंसर होगा। समझ आया सबको? हाँ सर। यस सर। इस एग्जांपल से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। हाँ यस हाँ सर। आगे बढ़े। एक ये बता दो छोटा सा,
एससी वर्मा से ही दे रहा हूँ। एससी वर्मा के चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन है, कर लेना। और उससे हायर डिफिकल्टी लेवल का आज तक तो पूछा नहीं है, पूछेगा भी नहीं। सर 2 मिनट उसको दिखा सकते हो? हाँ दिखाता हूँ ना। वो कर लो, और जिसका हो गया वो सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी।
Done. डन सर। हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया? 0.43 into 10 to the power इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट की इलेक्ट्रिक जो था ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया 1.37 into 10 power 9। नहीं सर 0.433 into 10 power नहीं सर E नॉट आता है 4.3 into 10 to the power 8 और B नॉट आता है 1.43। वेरी गुड, ये आंसर सही है। सर फिर 0.4 into 10 to the power 9। ये आंसर है ये। हाँ सर वही था कहाँ ये बोला था तुम लोगों सर। ने? 0.433 into 10 to the power 9। ऐसा बोला था। ये आंसर है, आया है ये वाला किसी को? हाँ सर आया। ठीक है, ये वाला आया तो सही है। बताने की जरूरत है किसी को लगता है ऐसा? नहीं सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। लगवाया ना, हाँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टी नॉट स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, एससीवी में टोटल 9 क्वेश्चन हैं ईएम वेव्स के, उतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ओके चलो बाय, बहुत पढ़ लिया। सर एक डाउट। अगली बार अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसमें स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर को सिखा दूंगा। सर बोलो। सर हमारा वेव मैकेनिक्स बाकी है। हाँ, तुम्हारे वेव मैकेनिक्स का मैं आज पता करके बताता सर हूँ। अगले वीक में लगा दो लेक्चर फाउंडेशन वीडियो 2। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, ग्रुप हाँ। में मैसेज डाल दूंगा, भूल जाता मैं बार बार। ओके सर बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय बाय।